नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं DTV भारत। आज खास मुलाकात। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, वो परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो समाज के लिए, राज्य के लिए और देश साथ ही साथ आम आवाम के लिए कुछ बेहतर बोलते हैं। अपनी उनकी एक पहचान है, अपनी उनकी एक सोच है। तो आज हमने सोचा कि ऐसे व्यक्ति की सोच आम आवाम तक जानी चाहिए, लोग उनसे परिचय करें और समझें उनकी भावनाओं को। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं देश दुनिया के जाने माने सामाजिक विचारक जयंत त्रिवेदी जी। हम उनसे समझेंगे कि आखिर बिहार किस मुकाम पे है, देश और दुनिया किस ओर जा रहा है, समाज हमारा कहां जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, इस खास मुलाकात में। त्रिवेदी जी, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आज देश को आप कहां पा रहे हैं, किस मुकाम पे है आज की तारीख में हमारा देश? इसके पहले कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं जी, आज जो बिहार दिवस का आयोजन है जी, और ख़ास रूप से आपने मुझे मुलाकात करने के लिए बुलाया है, आपको मैं सर्व बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ आपके माध्यम से बिहार वासियों को एवं बिहार के जितने रहने वाले हैं देश या विदेश में कहीं भी, उन सभी लोगों को आज के दिन का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। अब आपका जो विषय है वो विषय एक बहुत ही व्यापक विषय है और उस विषय पर थोड़े समय पर चर्चा होना हम समझते हैं कि बहुत आसान नहीं होगा। फिर भी मेरी ये कोशिश होगी कि आपके जो भी प्रश्न उठेंगे उस पर यथाशक्ति और जो मेरी जानकारी है उस पर मैं ज़रूर आपको से बात करना चाहूँगा। आप एक एक क्वेश्चन का आप मेरे सामने प्रस्तुत करें ताकि मैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकूं। पहला सवाल है कि देश को आप आज कहां पा रहे हैं इस पूरे विश्व की स्थिति में अगर देखा जाए तो? देश जो शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है और देश को कहाँ पाना है, पहले तो ये निश्चित करना है कि देश को कहाँ पाना है, किस क्षेत्र में, क्योंकि इतने क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग पैमाने हैं और उस पैमाने के मुताबिक देश को ये निश्चित करना होगा, हो सकता है निश्चित किया भी हो कि देश को किस किस क्षेत्र में कहाँ पाना है। जब वो पैमाना आप बताएंगे, चाहे वो देश की राष्ट्र भावना की बात हो, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, ओवरऑल अगर बात की जाए तो विकास के मसले पर हम कहाँ हैं, डिफेंस के मसले पर कहाँ हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति हमारी कैसी है? तो देश का विकास हर एक क्षेत्र में अगर अलग अलग देखिएगा तो मेरा ये मानना है, मेरा ये महसूस करना है कि देश विकास के पथ पर है, विकास हुआ है, हो रहा है। अब किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में कितना विकास नहीं हुआ, किसमें कमी आई, ये एक बात अलग है। लेकिन टोटलिटी में अगर आप कहिएगा तो मेरा ये मानना है कि देश विकास के पथ पर है, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन अब बिहार की अगर बात कर लें त्रिवेदी जी, तो बिहार को आप कहां देख रहे हैं? बिहार बदला है क्या? बिहार के बारे में जब आप बात करेंगे, क्योंकि बिहार का आज बिहार दिवस है तो ये बहुत सामयिक आपका विषय है और आपका प्रश्न भी है कि बिहार के बारे में हम खास तरह से बात करें कि बिहार कहाँ था और अब कहाँ है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। तो विकास, अगर बिहार के विकास की बात करते हैं तो उसके पहले मैं आपको चंद शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो व्यक्ति 45 साल से इसी बिहार में, इसी पटना में रहता है और अप एंड डाउन सबको देखा है। और इस ख्याल से मैं आज ये कह सकता हूँ कि बिहार में आज जो
शुरुआती दौर था जब हम यहाँ पर 1960 में यहाँ में कार्यरत हुए थे और आज है 2021, जमीन आसमान का फर्क। वो एक ऐसा समय था जिसमें कि न सड़कें थी, न बिजली थी, न टेलीफोन थे, कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी। और उनकी वजह से हम एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे। कितनी परेशानियां होती थी उसको हमने देखा है। आज वो सही परेशानियां एक किस्म से दूर नजर आती हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे ये सब चीज़ों का समाधान बहुत ही बारीकी से हुआ है, ये मेरा मानना है। लेकिन झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार से जब झारखंड अलग हो गया, औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से झारखंड में से चला गया, हमारे पास तो सिर्फ खेती के अलावा कुछ बचा नहीं। फिर से दोहराइएगा। जब झारखंड का बंटवारा हो गया, बिहार का जब बंटवारा हो गया, तो जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो सभी के सभी झारखंड में शिफ्ट हो गए। वैसे स्थिति में बिहार के पास कोई भी बड़ा उद्योग का कल कारखाना नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। वैसे स्थिति में हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा कुछ रहा नहीं। आपका जो सवाल है उसके जवाब देने के पहले हम थोड़ा इसका इतिहास बताना चाहेंगे जी। और इतिहास इसलिए जरूरी है कि बिहार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो बिहार एक प्रगतिशील स्टेट के रूप में था। जी। बिहार के जब हम बात करते हैं तो झारखंड भी बिहार में था। बिल्कुल। तो बिहार एक ऐसा स्टेट था देश के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल और बॉम्बे के बाद जी। अगर किसी का नंबर आता था तो बिहार का प्रगति की बात होती थी। बिहार एक ऐसा स्टेट था जहां पर कि ये अपने आप में इसकी यहाँ कोई भी चीज कमी नहीं थी जी। ये दूसरे की कमी को पूरा करता था। बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ कि बिहार की यह हालत हुई, तो अब आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी मैं देना चाहूँगा जी। एक तो स्टेज है कि जबकि बिहार एक डेवलप्ड स्टेट था, कंट्री के अंदर एक डेवलप्ड स्टेट था जिसके अंदर हर एक चीज़ें उपलब्ध थी जी। और वो दूसरे को मदद करता था। हाँ। अब थोड़ा और पीछे आप जाइएगा तो एक ऐसा समय था कि की सेक्टर में जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री की बात हो रही है जी जी। तो पहले हम की सेक्टर की इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसमें की सेक्टर में आता है स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हैं, ये की सेक्टर की हैं। तो किसी भी डेवलप्ड स्टेट के लिए पहले इन की सेक्टर पर जाना होता है। उस वक्त ये जितनी की सेक्टर में इंडस्ट्री थी बिहार में एक अपना स्थान था, बिहार में उपलब्धता थी। चाहे वो सीमेंट हो तो सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कि सीमेंट में बिहार आत्मनिर्भर था जी जी। और ये दूसरे को सीमेंट देता था। बिल्कुल। वैसे ही स्टील में भी बिहार आत्मनिर्भर था, ये दूसरे को स्टेट में देता था। ऐसी हालात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त दी देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें जी। उनके बाद उन्होंने की सेक्टर पर ज़्यादा बल दिया और उन्होंने जैसे बोकारो स्टील बनाया, चाहे और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आधारभूत संरचना जो तैयार की गई थी। तो उन्होंने किया क्या जी। जहां पर उपलब्धता ज्यादा थी, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट, क्योंकि हम सीमेंट में ही ज्यादा काम किए हुए हैं। जी जी। सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डेवलप को करने के लिए। जी जी। बिहार एक ऐसा था कि जिसमें कि इसमें अपनी आवश्यकता से ज्यादा सीमेंट बिहार में रहता था जी। और पंजाब रहा या इवन फॉर दैट मैटर आपका दूसरे स्टेट्स रहे, उनके पास सीमेंट नहीं थी जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीमेंट को कंट्रोल के अंदर रखता था। फ्री मार्केट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करना होता था सीमेंट के प्रोड्यूस को, सीमेंट के प्राइसेस को, सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को, सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रेगुलेशन के मुताबिक कंट्रोल करती थी। उस रेगुलेशन में उन्होंने एक नियम बनाया, वो था फ्रेट इक्वलाइजेशन नियम था जी। फ्रेट इक्वलाइजेशन स्कीम यह होती थी कि पूरे देश में जी जी जो वस्तु है जहां भी जाए एक ही रेट पर बिकेगी। अच्छा।
ऐसे हालात में उन्होंने एक एवरेज ऑल इंडिया बेसिस का एक एवरेज फ्रेट का स्लैब बनाया जी जी। कि इस स्लैब के ऊपर जो जिसका फ्रेट होगा उसको तो उस सीमेंट रेगुलेशन अकाउंट से कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन और जिसका कम होगा, अभी क्या स्थिति है? अब इसलिए जरूरी है कि बैकवर्ड कैसे हुआ देश जी। बिहार एक डेवलप स्टेट था और डेवलप होने के बाद जो बिल्कुल बैकवर्ड हुआ और अंडर डेवलप हुआ, उसका एक रीजन है जी। वो रीजन को जानना बड़ा जरूरी है जी। उसमें सबसे बड़ा है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनी, जिससे कि बिहार के अंदर जो चीजें बनती थी, उपलब्धता थी, उसको दूसरे स्टेट में भेजी जाती थी और फ्रेट को कम फ्रेट वाले को, और वो चीज जब इंडिया में बिहार में आती थी तो वो हायर प्राइस पर आती थी। अच्छा। हमारा स्टेट ज्यादा था गुजरात, लो प्राइस पर, और गुजरात उसी स्टेट का प्रोड्यूस करके जब बिहार में देता था तो हायर प्राइस पे देता था, तो हमको डबल लॉस होता था। अच्छा। तो हमारे लॉस बढ़ते गए और लॉस इतने बढ़े कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने लगी। एक समय था कि डालमिया नगर था, आप देखिएगा डालमिया नगर सीमेंट था, एक समय था एसीसी के कई यूनिट्स थे, जपला था, ये सब इंडस्ट्री क्यों बंद हुई? ये बंद हुई मैनेजमेंट की वजह से नहीं बंद हुई, ये सरकार की गलत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की वजह से बंद हुई। बिल्कुल गलत नीति होने की वजह से आज ये समस्या का सामना करना पड़ा है। बात आती है कि जब ये और लोग डेवलप कर गए, हमारे कास्ट पर और लोगों को डेवलप किया गया, ये मेरा कहना है। इसलिए बिहार गरीब हो गया, बिहार अंडर डेवलप हो गया और बैकवर्ड हो गया। लेकिन अब तो सरकार कह रही है त्रिवेदी जी कि बिहार बढ़ रहा है, बिहार में एक नई क्रांति आ रही है। अभी वर्तमान में नए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी आए हैं, कहें कि उद्योग की हम का जाल बिछा देंगे। क्या आपको लगता है कि जो पॉलिसी है उसके अनुसार बिहार में नई उद्योग की इकाई या नया निवेश आएगा? देखिए, उद्योग नीतियां बिहार में अक्सर बनती रही हैं इंडस्ट्री को बढ़ावे के लिए। कई बार इंडस्ट्री के प्रोत्साहन नीति हमने देखा है, बनाए हैं। बात आती है जब एग्जीक्यूशन का समय आता है उन नीतियों को, तो उन्हें बहुत फर्क हो जाता है। एग्जीक्यूशन में इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत परेशानियां होती हैं। भले ही आप कागज पर नीतियाँ बना दी हों, उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने वाली मशीनरी होती है उनमें बड़ी बाधाएं करती हैं। फॉर एग्जांपल बैंकर्स हैं, बैंकर्स को कहा जाता है कि बड़ा उद्योग है, ये करेगा, और जब उसके यहाँ जाइए तो देखिए वो क्या करता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कई बार इवन माननीय मोदी जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो भी कहते थे कि बैंकर्स मानते ही नहीं है बात बिहार में। यहाँ के डिपॉजिट रेशियो और डिस्पोजल रेशियो में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, पैसा यहाँ लेते हैं और ले जाते हैं दूसरे जगह, और यहाँ के लोगों को पैसा देते ही नहीं है। तो यहाँ की इंडस्ट्री तो खरा बुरा हालत होना ही है जी। अब दूसरी बात देखिए ना, आप अगर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जाना चाहेंगे, शुगर है, इंडिया में यूपी के बाद शुगर इंडस्ट्री बिहार में सबसे ज्यादा थी। आज क्या हालत है? आज सभी शुगर इंडस्ट्री बंद हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 चल रही हैं। बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ? इसके कारण भी होंगे, उन कारणों को जानना होगा और उन कारणों को जान करके उसका निदान निकालना होगा। नहीं, अभी एक नई एथेनॉल पॉलिसी लेकर आई है बिहार गवर्नमेंट, कह रही है कि एथेनॉल का वो उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, एक नई क्रांति आएगी। देखिए, नीति के बारे में हम कहेंगे बड़ी अच्छी नीति बनी है। जहाँ तक नियत की बात है वो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट बहुत का नियत बड़ा अच्छा है, वो चाहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, छोटे छोटे उद्योग आगे बने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन करने वाले जो हैं और उनको जो हेल्प करना चाहिए, उनका जो सहयोग है, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में तो बहुत ही पीछे है ना। यानी अफसरशाही और लाल फीताशाही एक बड़ा अड़ंगा है यहाँ पर किसी भी पॉलिसी को जमीन पर लाने में। बिल्कुल, सिंगल डोर पॉलिसी बनाई जी, हर एक चीज अच्छी है। एक सिंगल डोर में सबका समाधान मिल जाएगा। मिलता है क्या? अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है जी? बात तो वहां आकर के आप पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के जाके क्या हालत है, कितने इंडस्ट्री, सब हार्डली 2 3 4 इंडस्ट्री चल रही है, सब तो बंद है। क्यों बंद है? ऐसे और भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो सवाल ये आता है कि पॉलिसी आपकी हो, बड़ी अच्छी पॉलिसी बनेगी, लेकिन उस पॉलिसी को जब तक आप प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं करिएगा, मॉनिटरिंग नहीं करिएगा, तो
तो वो पॉलिसी ही रह जाती है, उसका फायदा नहीं मिल पाता है, और शायद दुर्भाग्य से बिहार के साथ ऐसा यही हो रहा है। एक सवाल और भी है त्रिवेदी जी, यहाँ पर कहा जा रहा है, और जो हमारे बिहार की जो भौगोलिक बनावट है उसमें एग्रीकल्चर आधारित ही उद्योग हम लगा सकते हैं, बड़े उद्योग की संभावनाएं यहाँ न के बराबर है क्योंकि खेती योग्य जमीन है। वैसे में क्या आपको लगता है कि सरकार जो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है और उद्योग की जो पॉलिसी है उस पर कोई बेहतर तरीके से अगर ठोस काम करे, किसानों को अपने हित में लेकर, उनकी बातों को सुनकर, तो एक संभावनाएं बनेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में? नहीं, वो बात से कह रहे हैं। गवर्नमेंट जो सोच रही है कि भाई हेवी इंडस्ट्री का यहाँ पर कम संभावना है जी, इसलिए हेवी इंडस्ट्री की कम संभावना की बात आप करते हैं कि यहाँ पे मिनरल्स कम है। हाँ। क्योंकि मिनरल्स सब झारखंड में चले गए हैं, इसलिए हमारे पास मिनरल्स कम है। लेकिन जो भी मिनरल्स हैं क्या उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लॉयट करके उसका उस पर उद्योग का इस्तेमाल कर रहे हैं? जहाँ तक हेवी इंडस्ट्री का सवाल है, आज देखिए, आज सीमेंट की बात ही करिए। सीमेंट में एसीसी अपने को एक्सपेंशन किया है, बिरला गोल्ड, जो अल्ट्राटेक है, ये सब अपने यहाँ आ गए हैं। मोदी सीमेंट अपने यहाँ आ गया है। हाँ। आपके यहाँ देखिएगा श्री सीमेंट है। जितने बड़े बड़े सीमेंट के बड़े उद्योग हैं सब बिहार में हैं। अच्छा। और वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। हाँ। उनको आपको प्रोत्साहन देना होगा। अब आप सिंपल बात बताइए, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि बड़ी बड़ी बात के जमाना है, आप डालमिया नगर की बात करिए। डालमिया नगर एक, हम चूंकि उस साइड में रहे हैं। हाँ। डालमिया नगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4-4, 5-5 तरह के इंडस्ट्रीज, उसको क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? ठीक है, वहां तो बना बनाया चीज है, उसको क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? त्रिवेदी साहब, एक सवाल हमारा ये भी है कि ठीक है, औद्योगिक, एग्रीकल्चर, इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अभी हाल का जो दौर है, कई लोग ये भी कहते हैं कि समाज में एक विद्वेष की भावना हुई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहले का जो ताना बाना था, सामाजिक ताना बाना, उसमें कहीं ना कहीं दरार आई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? पहले तो मैं कहूँगा कि आपने एक बहुत सही सवाल किया है, और ये इतना, हमारे ख्याल से ये इतना आवश्यक सवाल है जी। और इसका जवाब ढूंढना भी बहुत आवश्यक है जी। और इसका जवाब इतना आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं जी। इसको आपको गहन अध्ययन करना ही होगा, लेकिन बिना उसके इस समस्या का समाधान निकालना मुश्किल होगा। इसलिए हमारा आपके माध्यम से ये निवेदन होगा जो कंसर्न लोगों से कि इसको बड़ी गंभीरता से लें, और वो गंभीरता के इसलिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के मशीनरी से दूर होने वाली बात नहीं है जी। ये एक सामाजिक एविल्स है। हाँ। और सामाजिक बुराइयों की तरफ आपको जाना पड़ेगा कि समाज में आज जो बुराइयां दिन पर दिन बढ़ रही हैं, घटने के जगह पर बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है। और अगर कारण पता चल जाए तब तो आप उसका निदान निकाल सकते हैं जी। तो पहले तो उसका कारण पता लगे, सही पता लगे, चाहे जात हो, धर्म हो। हाँ। ये सब जितनी बातें आई हैं इसका कोई कारण होगा ना, तब ना आज जात और धर्म की बात आ रही है जी जी। आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात अगर देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में जात धर्म नहीं था जी जी। उस वक्त तो मानवता की बात थी, उस वक्त तो लोग मानव मानते थे। हाँ। वासुदेव कुटुंब की बात करते थे जी। पूरा विश्व ही कुटुंब है, उसमें हर एक व्यक्ति एक ही बराबर है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। योग्यता के आधार पर उनके काम का निरीक्षण होता था, दिया जाता था। लेकिन आज तो योग्यता के आधार पर तो काम का निरीक्षण होता नहीं साहब, अब तो जाति के आधार पर यहाँ काम होने लगा। फिर से बोलिए। यहाँ पर आज की तारीख में त्रिवेदी जी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि योग्यता के आधार पर लोगों का काम तय होता था, आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या है, योग्यता के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर काम होने लगा। जाति के नाम पे आरक्षण, जाति के नाम पर सब्सिडी, ये किस ओर ले जाएगा देश को? देखिए, आप जो योग्यता की बात हम जब करते हैं तो योग्यता किताब की ही योग्यता की बात नहीं होती है जी। किताब पढ़ करके और आप उसको जो एग्जामिनेशन दे दें वही योग्यता की बात नहीं करते हैं जी। विचारों में भी योग्यता आना चाहिए। तो विचार में क्या कैसे आता है, आप जो देखिएगा, हम फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं जी। और एंशिएंट हिस्ट्री की बात जब करने चाहेंगे तो आप बुरा मत मानेंगे, थोड़ा सा टाइम हमको देंगे आप जी जी। कि पहले आपको जानना पड़ेगा हाँ। कि ब्रह्मांड कैसे बना जी। ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड के अंदर
मानवता के पाठ किसने पढ़ाया? क्या वो एक जात के लोग पढ़ाए? नहीं। आज ब्राह्मण को एक जात के रूप में आप ले लिए जी। और ब्राह्मण भी अपने को जात में मान लिया। हाँ। लेकिन ब्राह्मण जात नहीं है, ये मेरा मानना है जी। ब्राह्मण एक जात है ही नहीं है। ब्राह्मण अगर मानिए तो ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण वसुधैव कुटुंब का नारा है। यह विश्व समुदाय का प्यारा है। सामाजिक समरूपता का पाने का एक शस्त्र है जी। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का एक वस्त्र है। वस्त्र पहनने वालों का यह अभिप्राय है। लेकिन अभी जो हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, जिस तरह से मैं उसी बात की और फिर आ रहा हूं कि जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया, झगड़ाया, विद्वेष फैलाया जा रहा है, जबकि आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, दुनिया और देश पहुंच चुकी है, वैसे स्थिति में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नहीं, इसके लिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण को आप पहले तो जाति मानिए नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा मानिए, क्योंकि मनुस्मृति की बात आती है। ब्रह्मा ने मनु को पैदा किया और मनुस्मृति का गठन हुआ। मनुस्मृति को पढ़िए और वो पढ़िए जो मनुस्मृति बनाई गई है। जो अंग्रेजों ने साजिश के रूप में जो उसमें बदलाव कर दिया, डिवाइड एंड रूल करने के लिए देश के ऊपर, वो बात मत पढ़िए। आप असली बात करिए। मनुस्मृति में बिल्कुल साफ साफ है कि कोई भी जात नहीं है। उन्होंने एक समुदाय को दिया है। ये समुदाय ये काम करेगा, ये समुदाय ये करेगा, ये समुदाय ये करेगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है और ये क्षत्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार की बात जो उन्होंने की, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जात के रूप में नहीं लिया। आप उसको जात के रूप में ले लिए हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आज पहला काम आपको कहना है कि ब्राह्मण को जात मत मानिए। ब्राह्मण एक विचारधारा है, क्षत्रिय एक विचारधारा है, वैश्य, शुद्ध, सब विचारधारे के रूप में आए हैं। ठीक है, अब जरा हम कुछ दूसरे पहलू पर भी आते हैं। अगर आपसे अभी ये मेरा एक सवाल भी है, आपके नजर में अगर बिहार को विकसित बनाना है तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम क्या सलाह दे सकते हैं। फिर भी आपका सवाल है तो जवाब देना ही होगा जी। पहले तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सही ढंग से समाज के अंदर संदेश देना होगा। ये कठिन काम है, ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, समय लेगा। लेकिन पहले समाज के अंदर सरकार नहीं और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सामाजिक काम में जो लगे हुए संगठन हैं, सामाजिक विचारक जो हैं, वो समाज के अंदर जाएं और वो अपनी एंशिएंट इंडिया के जो सही चीजें हैं उनको समझाएं। समझाने में हो सकता है टाइम लगेगा, आपके विचार से उस वक्त नहीं सहमत होंगे क्योंकि बहुत विकृत हो चुकी है। लेकिन प्रयास तो करना होगा, और जब तक आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे सामाजिक विषमता और बढ़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ से अभी भी लगता है कि आउट ऑफ हैंड हो चुका है। और अगर यही बात ये कहा जाए कि केंद्र की सरकार को अगर आप संदेश देने की बात करें, केंद्र सरकार को बताने की कोशिश करें कि कैसे देश को एक सही दशा और दिशा में ले जानी हो, तो आपकी क्या राय होगी? केंद्र सरकार पहले तो वही बात करे जो हम कह रहे हैं। केंद्र की सरकार के जो छवि एक धर्म के नाम पर आ गई है, यद्यपि वो एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी हर एक बात को पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए आप एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबल हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनको सोचना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए देश का अनभला कर रहे हैं। अच्छा, वो राष्ट्रीय हित की बात करें, समाज हित की बात करें। जो सही बात है, देश के हित की बात है, उसको जरूर अपनाएं, और देश के अहित की बात है उसको जरूर विरोध करें। लेकिन आज कुछ
उल्टा ही है। हम विरोध पार्टी हैं तो हमारा काम ही है कि जो कहेंगे उसका विरोध करेंगे। अच्छा, ये पहले बात नहीं होती थी, क्योंकि हमारे आप लोगों के सामने मैं कहूँगा कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए लेते हैं कि उस रिजीम को हम देखे हैं जी, और उस समय पंडित जी धर्म और जात की बात नहीं करते थे, वो देश की बात वो भी करते थे। आज भी मोदी जी देश की ही बात करते हैं जी, लेकिन आज पंडित जी की ही पार्टी जो आज बनी है वो उसका पूरा का पूरा विरोध करती है। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगर सबका साथ और सबका विकास की बात अगर हो रही है तो इसमें सबकी भूमिका अहम होगी और सबको साथ लेकर ही चलना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये हम सबकी जवाबदेही है कि देश को आगे ले जाना है, राज्य को आगे ले जाना है और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको भी अगली पंक्ति में खड़ा करना, ये हम सबकी जवाबदेही है। जयंत त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते रहे और आपने सुना भी कि अगर देश को आगे ले जाना है, बेहतर करना है तो सबको सब साथ मिलकर चलने की जरूरत है। और इसी तरह हम आगे भी आपको कुछ खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे और बताते रहेंगे और साथ ही साथ सरकार को भी चेताते रहेंगे कि अगर सबका विकास करना है, सबको साथ लेकर चलना है तो फिर सबकी बात भी सुननी होगी, चाहे स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।